नमस्कार, मैं जनभक्ता श्रीओम। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों का रिजल्ट आ गया। एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पर सरकार बनने जा रही है और उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के पूरे पूरे चांस हो गए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने पहले घोषणा कर दी कि उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, 6 कांग्रेस को मिली, 3 पीडीपी को मिली, 7 निर्दलीय को मिली और एक सीटें आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम और एक दूसरी पार्टी को मिली। भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, जो सारी की सारी जम्मू रीजन से मिली हैं। और ये सब होने के बाद में अब उमर अब्दुल्ला के सुर बदल गए। जो उमर अब्दुल्ला धारा 370 की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार से टकराने की बात कर रहे थे, तमाम तरीके के वायदे अपने चुनाव में वो करते रहे थे कांग्रेस के साथ मिलकर, अब उनके सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही काम करेंगे और जहां तक 370 का सवाल है तो जिन लोगों ने इसको हटाया है उनसे तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो वापस हमें 370 की बहाली करने देंगे, जो एक हकीकत को स्वीकारने जैसा है। इसी के ऊपर ओवैसी का एक बड़ा बयान आया और ओवैसी ने पोल खोल के रख दी है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला की क्या हैसियत होने वाली है। उसकी बात भी बाद में करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से वादे कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को एक स्वप्न दिखाया था कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो वो 370 की बहाली की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल के रख देंगे, खासकर कश्मीर घाटी की, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी जो पूरी तरह से वो मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लग रहा है कि पार्टी की मीटिंग में ये निर्णय ले लिया जाएगा और ये केवल एक औपचारिकता बच गई है। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने अब कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सम्मानीय व्यक्ति हैं और वो हमारे साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के विकास में हमारा सहयोग करेंगे और हमें पूरी तरीके से समर्थन देंगे, क्योंकि ये एक संघीय मामला है और भारत एक संघ है, हम भारत के एक अभिन्न राज्य हैं। अब आप समझ लीजिए, शेख अब्दुल्ला का पोता, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला ऐसी बातें कर रहा है जो लोग कभी कहा करते थे कि अगर 370 को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो झंडा उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में झंडा उठाने वाले हाथ भी हैं और वो लोग भी अब भारत का झंडा उठाए हुए हैं जो कभी कहते थे कि यहाँ पर अगर 370 हटाई गई तो भारत का झंडा उठाने वाले नहीं बचेंगे और आग से खेलने जैसा होगा। अब उनके सुर बदल चुके हैं। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने एक और बड़ी बात कही जिस पर कम लोग ध्यान दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि हमारा राज्य ऐसा है जो 2 तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। यानी पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान और चीन भारत के दुश्मन हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक फारूक अब्दुल्ला के सुर यही थे और फारूक अब्दुल्ला तो आज भी वही कह रहे हैं जो पहले कहते रहे, हालांकि वो उसमें कुछ नरमी आई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि हम भारत के एक प्रांत हैं और 2 तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हमारा प्रदेश सेंसिटिव है, इसलिए भारत सरकार को हम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और हमें विकास के लिए ज्यादा मदद करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर अब वो सीधी राह पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती के बयान हुआ करते थे, फारूक अब्दुल्ला के बयान हुआ करते थे और भी दूसरे लोग जो 370 हटाने की बात पर भड़क जाया करते थे, और जब 370 हटाई गई थी तब इन्होंने बहुत तमाम उल्टे सीधे उपद्रव किए थे और बाद में इन्हें जेल में डाल दिया गया था, लेकिन अब उन्हें सच्चाई स्वीकारनी पड़ रही है। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने मजबूती के साथ पहले धारा 370 और 35A के जो असंवैधानिक प्रावधान थे, जो संविधान में बड़ी ही चालाकी के साथ जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो मिली भगत थी उससे घुसाए गए थे और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा होते हुए भी विशेष दर्जा दे दिया गया था। 2 संविधान होते थे, एक जम्मू कश्मीर का अलग से होता था, एक भारत का होता था, और उससे तमाम जो स्थानीय लोग थे जो इससे पीड़ित थे, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान से चलकर जम्मू कश्मीर आ गए थे, उनको भारत की नागरिकता तो थी लेकिन जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं थी। और यही वजह थी कि तमाम जो दलित थे, तमाम जो दूसरे लोग थे जो पाकिस्तान से आए थे,
वो वहां न नौकरी कर सकते थे, न जमीन खरीद सकते थे, तमाम तरीके की सुविधाओं का लाभ वो नहीं ले सकते थे। जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए भी वो वोट नहीं कर सकते थे। इस सब को बदलने का काम किया भारत की वर्तमान सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और NSA अजीत डोभाल ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनेगी तो उसकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में जो बड़ी भूमिका रहती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की रहती है, जो कि अभी बरकरार रहने वाली है। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जल्द ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगी, लेकिन अगर एनसी की सरकार, एनसी कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये जो स्टेटहुड है अभी आराम से मिलने वाला नहीं है। और उसके पीछे की वजह भी है, क्योंकि एक स्टेट के पास पुलिस और तमाम दूसरी सुविधाएं होती हैं, और अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति में उनको बहाल कर दिया जाता है तो जितना काम किया गया है आतंकवाद को मिटाने में, पत्थरबाज को, अलगाववाद को मिटाने में जो सरकार ने कोशिशें की हैं, वो सारी कोशिशें 1 साल के अंदर चौपट कर दी जाएंगी इस गठबंधन की सरकार के द्वारा। ये सबको लगता है। हालांकि अभी उमर अब्दुल्ला के सुर बदले हुए हैं, लेकिन ये लोग जिस तरीके से अलगाववाद के समर्थक रहे हैं, पत्थरबाजों के हिमायती रहे हैं और पाकिस्तान परस्त रहे हैं, उसके बाद उम्मीद ये है कि अगर पुलिस इनको दे दी जाएगी तो सेना वहां जो काम कर पा रही है उस पर फिर से पाबंदियां लग जाएंगी। दूसरी सुरक्षा एजेंसियों पर भी, जैसे बंगाल में होता है कि जांच एजेंसियां या दूसरी एजेंसियां वहां आसानी से काम नहीं कर पाती हैं, वैसा ही कश्मीर में देखने को मिलेगा। इसी वजह से अभी आप उम्मीद मत करिए कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है, और इसी की तरफ इशारा किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री तो जरूर होगा, लेकिन उसकी जो औकात होगी वो एक चपरासी नियुक्त करने लायक भी नहीं रहेगी, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और उसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी ने वो वजह बताई है कि जिस एक्ट के थ्रू 370 और 35A को हटाया गया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एलजी एक तो 5 निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट एमएलए नॉमिनेट करेंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली में, और दूसरे हर कैबिनेट की मीटिंग में एलजी का एक प्रतिनिधि हर समय रहेगा जो पूरी रिपोर्ट उनको देगा जो कुछ भी कैबिनेट में हो रहा है उसकी। यानी कि जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री काम करता है, उसके पास कुछ क्षेत्रों में अधिकार होते हैं लेकिन बहुत से क्षेत्रों में अधिकार नहीं होते, पुलिस उसके पास नहीं होती है और भी दूसरी चीजें उनके पास नहीं होती। वही स्थिति जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की होने वाली है, और इस तरीके से वो एक सुपर मेयर से ज्यादा की स्थिति नहीं रखते हैं। यानी कि वो बहुत सारे जो निर्णय हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रहेंगे, स्थानीय सुरक्षा से संबंधित रहेंगे, पुलिस से सुरक्षा, जो पुलिस के लेकर जो मुद्दे होंगे उन पर उनका कोई भी होल्ड नहीं रहेगा, और जो सरकार वो बनाएंगे वो सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार है उसके डायरेक्शन में, उसकी अनुमति से ही काम करेगी। ये एक उस एक्ट का प्रावधान है जिसकी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिकेट किया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि अब तो स्टेटहुड वहां मिल जानी चाहिए क्योंकि लोगों ने वोट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेटहुड तब मिलेगी जब राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और सुरक्षा एजेंसियां ये क्लियरेंस दे देंगी कि हाँ, अब यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने से कोई नुकसान देश की सुरक्षा को नहीं हो सकता है, पत्थरबाज, अलगाववादी, आतंकवाद बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल किया है। एनसी को 42 सीटें तो जरूर मिली है, लेकिन जो वोट शेयर है उसमें भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे है। भारतीय जनता पार्टी को 25.5% वोट मिले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले हैं 23.4%, कांग्रेस को 11% वोट मिले हैं, पीडीपी 8.8% वोट ले पाई है। यानी कि अकेले जम्मू कश्मीर में केवल 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखी है, लेकिन उसके बावजूद जो टोटल वोट है उसमें जो परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। यानी जम्मू और कश्मीर के दोनों जगह के लोगों को अगर मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है, जो एनसी के 23.4% से भी ज्यादा है। करीब करीब 2% के ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये उन लोगों के लिए भी आंखें खोलने वाला है जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि चूंकि कश्मीर घाटी में जो
पूरा का पूरा जो वोट है वो मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम वोट ने एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट दिया है। तो उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट तो नहीं मिली कश्मीर घाटी में, हालांकि वोट जरूर मिले। और जम्मू रीजन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पूरा वोट मिला है, कांग्रेस की एक सीट आई है और वो भी किसी हिंदू की नहीं बल्कि एक मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस का जम्मू से जीता है। जम्मू को, चाहे कश्मीर हो या फिर जम्मू रीजन, दोनों जगह से लोगों ने उतना पसंद नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया या फिर एनसी को पसंद किया है। कांग्रेस पार्टी का ये अब तक का सबसे ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन है जम्मू कश्मीर के इलाके में। पहले जो वोट होता था उसमें वोट परसेंटेज बहुत कम होता था, लोग वोट डालने कम जाते थे, उसमें से भी थोड़े बहुत वोट पड़ते थे। लेकिन इस बार जो वोट पड़ा है वो अब तक का ऐतिहासिक है, और उसमें जो जनादेश मिला है उसके हिसाब से एनसी और कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन सरकार एलजी के ही नियंत्रण में काम करेगी, और उसी का नजारा पेश किया है उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में, जो उनके सुर बदल गए हैं कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही तरक्की कर सकते हैं और केंद्र से बाहर नहीं जा सकते। हम एक सेंसिटिव प्रदेश हैं जो दुश्मनों से दो तरफ से घिरा हुआ। आप इस पर बहुत इसको गौर से समझिए कि जो लोग अब तक पाकिस्तान और चीन को खुलकर दुश्मन नहीं बताते थे, उन लोगों को अब कहना पड़ रहा है कि हाँ, हम दुश्मन से घिरे हुए हैं दो तरफ से। निश्चित ये भारत की जनता की जीत है, भारत की संसद की, भारत के लोकतंत्र की जीत है कि जो लोग 370 के नाम पर पाकिस्तान परस्ती के लिए झंडे उठाने की बात कर रहे थे, आज वो भारत के झंडे को सम्मान के तौर पर उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।